गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, और डायलॉग से शुरू करते हैं क्लास। हाँ जी, कर दो इरशाद। करंट ईयर की क्वांटिटी इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है ना, जैसे B स्टैंड फॉर बेस ईयर एंड C स्टैंड फॉर कांस्टेंट। कितना कचरा भरा है तुम्हारे माइंड में। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस देखना, इंग्लिश में लिखा हुआ है क्या सही? इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू, इट इज द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू की मार्केट वैल्यू? वाई मनी वैल्यू? बिकॉज नेशनल इनकम की बात कर रहा है, और नेशनल इनकम अपन लोग किसे बोलते हैं? एनएनपी एट एफसी, और एफसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मनी वैल्यू। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा तो भाई हमने पहले ही पढ़ा है, ये तो एनएनपी एट एफसी की डेफिनेशन हो गई बेटा, भी बात पूरी। उसके बाद में देखोगे मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, लेकिन आपने उसे मेजर की किसके प्राइस पर? कुल मिला के क्या है? करंट ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर के प्राइस, इसे कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2021। लेट सपोज हम 2021 की इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी किसके प्राइस पर बच्चों? 2021 के प्राइस पर। ठीक है ना, तो सेम ईयर की इनकम है और सेम ईयर के प्राइस है। ऐसा भी बोल सकते हो आप, सेम ईयर की क्वांटिटी और सेम ईयर के प्राइस। तो ये आपकी नेशनल इनकम एट करंट प्राइस है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल नेशनल इनकम। इसे क्या भी बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम इसे इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती। क्या नहीं दिखाती? ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती, है ना। इकोनॉमी की ट्रू पिक्चर दिखाती है आपकी कांस्टेंट प्राइस वाली इनकम। दैट्स वाई इसे नॉमिनल बोलते। क्या बोलते हैं? ये दिखावे के लिए है, दिखावे के लिए। ठीक है, इट डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये कोई भी कंट्री की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रू पिक्चर नहीं दिखाती एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम। क्योंकि अगर कोई भी इंक्रीज हुआ है किसमें? नॉमिनल नेशनल इनकम में, मे बी ड्यू टू अ राइज इन प्राइस लेवल। वो तो किसकी वजह से भी हो सकता है? प्राइस के बढ़ने की वजह से भी हो सकता है। सुबह टेबल बना के दिखाई थी आपको, विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट। बगैर किसके चेंज हुए? आउटपुट में कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, फिर भी क्या चेंज हो जाएगी? जीडीपी चेंज हो जाएगी। मतलब जीडीपी, अगर प्राइस इंक्रीज हो तो जीडीपी बढ़ के आएगी, है ना। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, तो प्राइस चेंज के इम्पैक्ट को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना होता है अपने आप को? नेशनल इनकम इज ऑल्सो एस्टिमेटेड एट अ कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम को कांस्टेंट प्राइस पे भी एस्टिमेट किया जाता है। अब वो कांस्टेंट प्राइस वाली जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? सारे बच्चों को पता है, वापस से फिर बोल रहे हैं। करंट ईयर की क्वांटिटी बेस ईयर के प्राइस, इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। It is the money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year, measured at the base year price. उधर करंट ईयर प्राइस था, इधर बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर। बेस ईयर कौन सा होता है? नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है ना। दैट इज फ्री फ्रॉम फ्लक्चुएशन, जिस साल में इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा अप डाउन्स ना हुए हो, है ना, फ्लक्चुएशंस ना हुए, इकोनॉमी नॉर्मल वे में क्या की हो? ऑपरेट की हो। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, इफ वी मेजर इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2021, अगर हम 2021 की इनकम निकाल रहे हैं, लेकिन एट द प्राइसेस ऑफ 11-12, 11-12 के प्राइस को कंसीडर करके, देन इट इज टर्म्ड एज नेशनल इनकम एट द कांस्टेंट प्राइस। तो इसे बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। हियर 11-12 इज कंसीडर्ड एज अ बेस ईयर। 11-12 को अपन लोगों ने क्या माना है? बेस ईयर। इट इज आल्सो नोन एज रियल नेशनल इनकम, क्योंकि हकीकत में ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है वो यही वाली इनकम दिखाती है, यही इससे पता चलता है अपने को। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज
एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन आउटपुट ओनली। क्योंकि अगर कांस्टेंट प्राइस वाली में अगर कोई भी क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है, वो जस्ट और जस्ट किसकी वजह से होगा, क्वांटिटी की वजह से होगा, क्वांटिटी के इंक्रीज होने की वजह से होगा, ना कि प्राइस के इंक्रीज की वजह से। क्योंकि जो प्राइस की वजह से इंक्रीज होती है आपकी इनकम, वो कौन सी होती है, करंट प्राइस वाली होती है। और बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम इस टेबल से समझ सकते हैं, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके इसी एग्जाम में जो आप कल दे के आए हो इसमें आ रखा था। एक पार्ट में तो पूछा था कि बताओ इस ये नेशनल इनकम में आएंगे या नहीं आएंगे, और कल ही पढ़ा रहा था मैं क्लास में वो, और दूसरे पार्ट में ये चीज पूछी थी। ठीक है ना, एक बार देखना ये टेबल से आप वाकिफ हो क्या। ये 21-22 की क्वांटिटी है, ये 21-22 के प्राइस है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों, हाँ मार्केट वैल्यू आएगी करंट प्राइस पे, Q1 P1। Q1 क्या है, करंट ईयर की क्वांटिटी है, करंट ईयर की P1 क्या है, प्राइस है। लेकिन अगर करंट ईयर की क्वांटिटी यानी कि Q1 की P0 में मल्टीप्लाई करते, P0 बोले तो बेस ईयर के प्राइस में मल्टीप्लाई करते, तो बेटा ये आ जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू, वो भी कांस्टेंट प्राइस पे। मार्केट वैल्यू किस पे आएगी, कांस्टेंट प्राइस पे। कोई डाउट तो नहीं आपको। हाँ जी बच्चों, इधर आप देख पा रहे होंगे जो हम करंट ईयर पे सॉरी करंट प्राइस पे जो जीडीपी निकाल रहे हैं, मतलब नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, बेसिकली मार्केट वैल्यू आप बोल के चल सकते हो, वो कितना आ रही है, 12 करोड़। कितना आ रही है, 12 करोड़ 3 लाख। उधर कितनी आ रही है वो, बिल्कुल। तुम देखो कि हकीकत में तो बोलने के लिए तो जीडीपी कितनी है, 12 करोड़ 3 लाख की है, लेकिन अगर आप बेस ईयर के प्राइस पे इसे कैलकुलेट करोगे तो ये मोटा मोटे तौर पे 7 करोड़ ही है। कितना है, 5 करोड़ से कितने, मतलब जो प्राइसेस का इम्पैक्ट आ रहा है वो 5 करोड़ का इम्पैक्ट आ रहा है। कहने का मतलब है जो चीज 7 करोड़ की आ रही थी वो मोटे मोटे तौर पर 12 करोड़ रुपए की आ रही है आज के दिन पे। कितने सालों का गैप लिया अपन लोगों ने, 10 सालों का गैप लिया है यहाँ पे, है ना। 10 साल में 5 करोड़ रुपए से जो चीज 7 करोड़ की थी वो 5 करोड़ से बढ़ के और कितना हो गया, अभी 12 करोड़ की हो गई मोटे मोटे तौर पर। तो ये सुन लो, ये चीज है यहाँ पे, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस भी हो गया और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस भी हो गया। सवाल ये है, व्हाई डू वी मेजर नेशनल इनकम एट द प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। अपन लोगों को जरूरत क्यों है ऐसा करने की, बेस ईयर के प्राइस पे करंट ईयर की क्वांटिटी को फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों है। अरे ये पता लगाने के लिए कि जो हमारी इनकम ग्रो की है वो वाकई में क्वांटिटी की वजह से ग्रो हुई है या प्राइस की वजह से ग्रो हुई है। मतलब वो कहीं दिखावा तो नहीं है, कहीं वो दिखावा तो नहीं है, तो वो दिखावा है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर पे क्या निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी को एस्टिमेट करते हैं, मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है। देखो, द नीड फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस अराइजेस। कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम को निकालने की जरूरत इसलिए है बिकॉज नेशनल इनकम एट करंट प्राइस में गिव अ मिसलीडिंग पिक्चर। वो आपको एक क्या दे सकती है, मिसलीडिंग पिक्चर दे सकती है। वो आपको ट्रू सेंस बताएगी, क्या ट्रू सेंस नहीं बताएगी, वो ट्रू सेंस नहीं बताएगी आपको। ट्रू सेंस तो कोई कौन नहीं बताएगी, कांस्टेंट वाली, ठीक है ना। तो ये आपको मिसलीडिंग पिक्चर देगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, ठीक है ना। इफ द प्राइसेस आर कॉन्टिन्यूसली राइजिंग और फॉलिंग, ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहे हो, गिर रहे हो। ध्यान से सुनो, प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली गिर रहे हो। अब जैसे प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, समझ में आ रही है आपको बात। तो और वो गिर के इतने हो गए कि जो जीडीपी हमारी पहले 7 करोड़ की थी, कितने की थी, 7 करोड़। अब प्राइसेस इतने घट गए मार्केट में, इतने घट गए, इतने घट गए कि जीडीपी 5 करोड़ की आ रही है। कितने की आ रही है, जीडीपी 5 करोड़ की आ रही है। ऐसे में राहुल गांधी मोदी जी को गाली देंगे कि नहीं देंगे अपनी रैलियों में। हाँ बोलो, क्या बोलेंगे कि देखिए भैया इन्होंने जीडीपी कितनी कर दी, 5 करोड़ कर दी, जब हमारे जमाने में जीडीपी कितनी थी, 7 करोड़ थी। अरे झूठ बोल रहा है बे, झूठ बोल रहा है ना। तूने अभी तो अपने फायदे के लिए करंट प्राइस पे बोल रहा है, और प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्वांटिटी की टर्म्स में बात करना, क्वांटिटी उतनी प्रोड्यूस हो रही है आज भी, समझ आ रही है बात। तो जीडीपी उतनी है, 7 करोड़ की जीडीपी है। तो देखो हर एक पार्टी वाले अपना अपने फायदे की बात करते हैं,
वो जैसा जब देखते हैं कि हमारे फायदे में कौन सा कॉन्सेप्ट बात कर रहा है, उसी को अपनी स्पीच में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। और देखो बात ये है कि उनकी स्पीच वो खुद नहीं बनाते, तुम्हारे जैसे होशियार लोग बनाते हैं उनकी स्पीच। समझ में आ रही है? ये वो जो लोग इस तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, उधर जो मिनिस्ट्री में लोग होते हैं, ठीक है ना, वो जाके ये स्पीच तैयार करते हैं, उन्हें जाके रीड आउट करनी होती है वो लोगों के सामने, ठीक है ना। तो तुम्हें अगर उधर मिनिस्ट्री में काम करना है, या तुम्हें समझना है, वाकई में समझना है कि वो आपको पागल बना रहे कि नहीं बना रहे, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। समझता क्या आपको? आगे तो कह रहे वापस से, तुम्हें ये बात समझ में आती है कि हमें कांस्टेंट प्राइस पे निकालने की जरूरत इसलिए है नेशनल इनकम का, बिकॉज अगर प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते जाएंगे या लगातार क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो उससे आप सही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगी आपको। से यस और नो? आगे, विद द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट क्या है, हाई है, नॉमिनल नेशनल इनकम में क्रिएट अ फॉल्स सेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपको झूठी पिक्चर दिखाएगी, किसकी? इकोनॉमिक ग्रोथ की। ये दिखावा है, ये छलावा है ना, दिखाने के लिए कि देखो हमारी जीडीपी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। मतलब ऐसा नहीं है, फिलहाल के टाइम पे इंडिया में इन्फ्लेशन इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा कंट्रोल वे में है, बाकी कंट्रीज में ज्यादा भी है इन्फ्लेशन, ठीक है। चलो अब सवाल ये आता है, क्या भैया अगर हमारे को नेशनल इनकम करंट प्राइस पे दिया उसने, और अपने को कांस्टेंट प्राइस पे निकालना हो, क्या अपन लोगों को इतना सारा डेटा चाहिए? ये इतना सारा डेटा की रिक्वायरमेंट होगी, हम तभी निकाल पाएंगे? ना ना बेटा ना, कुछ ही डेटा चाहिए, उसी से काम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो, देखो ये जो बच्चों सामने आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। अगर मैं ये बोलूं कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करोगे? नहीं भी करोगे तो मैं विश्वास करा दूंगा। पहली बात तो आप करोगे विश्वास, बिल्कुल सही बात है। इधर देख लो बच्चों, सुनो, सारे बच्चे इंडेक्स नंबर पढ़ के आए 11th क्लास में स्टैट्स में। नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपको टीज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। मैंने आपको पास में भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, उन्हीं की हेल्प से मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे अपन लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लिया कोई चीज 2011-12 में 100 रुपए की आती थी, 2011-12 में 100 रुपए की आती थी ऑन एन एवरेज, ठीक है ना। आजकल वो कितने की आ रही है? 150 की आ रही है। कितने की आ रही है? 150 की आ रही है। ये जो मतलब मैं एक टाइप से ये प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं। जब हम उधर इंडेक्स नंबर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स, एक बास्केट ऑफ गुड्स ऑन एन एवरेज जो पहले 100 रुपए की आ रही थी, वो भी कितने की आ रही है? 150 की आ रही है। अपन लोग इंडेक्स नंबर निकालते थे तो ऐसे नंबर आते थे, वहां पे कोई 150 आ रहा है, 160, 170, और उसका मीनिंग भी हम बताते थे आपको कि मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ये होता है कि 100 के ऊपर जितना भी नंबर बढ़ के आ रहा है, यानी कि इतने परसेंट से क्या हो गई? महंगाई बढ़ गई। कहने का मतलब ये है, जो चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी, और अगर इंडेक्स नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है अभी, 170 आ रही है लेट्स सपोज, तो 70% से बेटा महंगाई बढ़ गई। और अगर वो 90 आया लेट्स सपोज, तो 10% से प्राइसेस घट चुके हैं ऑन एन एवरेज, एवरेज बेसिस पे। इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, जो कोई चीज आज 1 लाख रुपए की आ रही है, आज कितने की आ रही है? 1 लाख रुपए की आ रही है, वो पहले सस्ती थी, है ना। मैंने इंडेक्स नंबर निकाला, क्या निकाला? इंडेक्स नंबर निकाला, और मैंने बोला इंडेक्स नंबर 150 है। कितना है जी? 150 है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है, जो चीज पहले 100 की आती थी वो 150 की आ रही है। तो जो चीज आज 1 लाख रुपए की आ रही है, वो पुराने टाइम में सस्ती होगी? सस्ती होगी कि नहीं होगी? अच्छा अब ध्यान से सुनो, मैं अगर उसे ये बोलूं, इंडेक्स नंबर मुझे पता है कि 150 है, और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, फिर वापस से बताता हूं, इंडेक्स नंबर का 150 होने का मतलब क्या है अदिति? कि जो चीज पहले ऑन एन एवरेज 100 रुपए की आ रही थी, आज वो 150 की आ रही है, यानी कि 50% से महंगाई बढ़ गई है। तो जो चीज, लेट सपोज मैं आज ये एक्टिवा की बात कर रहा हूँ, एक्टिवा 1 लाख रुपए का आ रहा है, कितने का आ रहा है? 1 लाख का आ रहा है। तो ये पुराने टाइम में सस्ता होगा क्योंकि इन्फ्लेशन आई है। तो मैं अगर मेरे को ये जो 1 लाख का आज एक्टिवा है बेटा, ये तो किस पे? करंट प्राइस पे। किस पे है?
करंट प्राइस पे, है क्या नहीं है? ठीक है ना, मेरे को इसे किस में कन्वर्ट करना है? कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। अगर मैं देखो मैं अभी बोल के लिखता भी हूं और आप मेरे को कंफर्मेशन देना कि आपको समझ में आता कि नहीं आता है। जो आज 1 लाख रुपए का एक्टिव आता है, जो आज 1 लाख रुपए का एक्टिव आता है, अगर मैं ये बोलूं ये 1 लाख रुपए अपने आप में 150% है, ये 1 लाख रुपए अपने आप में कितना है? 150% है। हाँ बोलो ना, तो 100 ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं बताना? देखो ऐसे करेंगे, 1 लाख पहले भी करते हैं बच्चों, पहले भी किया हमने 1/LRR में, यही तो किया है 1/MPS में हमने यही तो किया है कि 1 रुपया अपने आप में इतना परसेंट है, तो कंप्लीट नंबर कितना होगा? तो ये जो 1 लाख है ये अपने आप में कितना परसेंट है? 150%। ठीक है ना, तो इसे डिवाइड कर दे 150% से, नीचे तो 150 ऐसे ही रहेगा। और वैसे तो डिवाइड करने परसेंटेज को हटाने के लिए मैं वापस से बता रहा हूँ, पहले भी पता है बचपन में आपको, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं अपन लोग? डिवाइड करते हैं, क्योंकि वो जो नीचे डिवाइड में आएगा तो वो कैलकुलेशन ऐसी बनेगी, वो उधर ऊपर में किस में चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ। हाँ बोलो, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, ये जो 1 लाख है ये क्या है? जिसे मैं बोल रहा हूँ, ऐसे समझो कि पूरे इकोनॉमी के अंदर बस एक ही एक्टिवा बन रहा है, बस एक ही एक्टिवा बन रहा है 1 लाख रुपए का। तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी नेशनल इनकम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम, वो भी करंट प्राइस पे कि कांस्टेंट प्राइस पे? करंट प्राइस पे, क्योंकि एक्टिवा का आज का रेट 1 लाख रुपए है। तो मैं इसे लिख लूं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, और ये जो 150 है ये क्या है? इंडेक्स नंबर है, इसे प्राइस इंडेक्स बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? प्राइस इंडेक्स बोल रहा हूं, प्राइस इंडेक्स। मल्टीप्लाई बाय क्या है? 100। और ये मैंने क्या किया? करंट प्राइस को किस में कन्वर्ट कर दिया? कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिख दूं नेशनल इनकम एट, मुझे बताना ये फॉर्मूला वही है कि जो इधर लिखा हुआ था, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। ये है बच्चों इसकी रीजनिंग। सॉल्व कर ले इसको। 10 से 10 कैंसिल, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है ना। और इसे करेंगे हम समथिंग, पूरा सॉल्व करके आ जाएगा वो 66,666 या 67 बोल दो उसे। यानी कि अगर ये एक्टिवा को देखो आप, तो एक्टिवा कांस्टेंट प्राइस पे कितना है? 66,667 का। हाँ बोलो। अच्छा, महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी थी बच्चे? इसमें जोड़ना 66,667 का 50% प्लस करो इसमें, तो वापस से क्या आ जाएगा? 1 लाख। यानी कि बेस ईयर के प्राइस में आप इन्फ्लेशन जोड़ दोगे, है ना, तो क्या बन जाएगी? करंट प्राइस पे नेशनल इनकम आ जाएगी। क्रॉस टैली भी कर सकते हो आप इसे। समझ में आ रही बात? थोड़ा और सिंपल करके दिखाऊं आपको आज। चलो यही एक्टिवा ले लेते और समझ में आ जाएगा। किसी को इस वाली कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे वाले एक एग्जांपल लेते हो तो समझ में आ जाएगा। एक्टिवा लेट सपोज कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 1.5 लाख रुपए का हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि महंगाई 50% से बढ़ गई भाई पहले के कंपैरिजन में, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है वो 150 आ गया। कितने का आ गया? 150 का आ गया। तो कर लो, देखो 1.5 लाख का एक्टिव आ रहा है आजकल, वो तो करंट प्राइस पे हो गया। और 1.5 लाख अपने आप में कितना परसेंट है? 150% है। कितना परसेंट है? 150% का मतलब ऐसे, हाँ बोलो। और ये कितना हो गया? 1,000 ये आ गया। 1,000 की मल्टीप्लाई करके इसमें 100 में कितना आ गया? 1 लाख। यानी कि एक्टिवा पहले कितने का था? 1 लाख का था। 1 लाख में अब करना 50% ऐड करना, कितना आएगा? 50,000 आएगा। वो ऐड करके करंट प्राइस आ जाएगा। क्यों त्यागी जी? सही बात है कि नहीं है? हाँ बोलो ना। तो देखो ये जो फॉर्मूला लिखा है कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स, है ना, जिसे इंडेक्स नंबर बोलते हैं। इसे जीडीपी डिफ्लेटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी आगे बताऊंगा, ठीक है ना। इनटू 100। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। आज वाली जीडीपी को देखो, आज वाली नेशनल इनकम को देखो, और वो उसने क्वेश्चन में दिया होगा कि इंडेक्स नंबर कितना है, यानी कि इंडेक्स नंबर लेट्स सपोज अगर वो ऐसा बोलता है इंडेक्स नंबर 175 है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? यानी कि जो चीज पहले 100 की आती थी अभी वो, हाँ मैंने 75 बोला ना, 175, तो
आजकल वो कितने की आ रही है, 175 की आ रही है। तो महंगाई कितने परसेंट से बढ़ गई? अच्छा, अब कोई भी चीज वो बोले, कोई चीज आज 10 लाख रुपए की है, या देश की इनकम आज के प्राइस पे 10 लाख रुपए की है, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 लाख अपने आप में कितना है, 175% है, तो 100% कितना होगा, तो बेस प्राइस निकल जाएगा, यानी कि नेशनल इनकम निकल जाएगी कांस्टेंट प्राइस। सिंपल, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे हम। कोई डाउट है? देखो, दिस कैन बी डन, ये जो कन्वर्जन हमें करना है ऐसा कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। भाई देखो, बेस ईयर के प्राइस में महंगाई तो जुड़ के करंट वाली क्या आ रही है, नेशनल इनकम आ रही है। अगर हम करंट वाली इनकम में से किसका इंपैक्ट हटा दे, महंगाई का इंपैक्ट क्या कर दे, हटा दे, तो वो किस पे आ जाएगी, कांस्टेंट पे आ जाएगी। और हमने ये तो किया कि 10 लाख अपने आप में 150 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कितना है, तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा 100। तो जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट था वो साइड हो जाएगा, बाजू हो जाएगा, तो अपने को क्या मिल जाएगी, कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? This can be done by eliminating the effect of price change on national income with the help of a suitable price index। ये ऐसा हम किसकी हेल्प से करेंगे, एक जो प्राइस इंडेक्स, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया, ये कैसे आएगा, ये क्वेश्चन में देके रखेगा आपको, दिमाग लगाने, दिमाग इसमें अगर लगाने का था तो आपको 11th में लगाना था, वो जो हमने किया था ना, फिशर से निकाला था, फिशर आइडियल इंडेक्स, पाशे का फॉर्मूला लगाया था, लेस्पियर्स का फॉर्मूला लगाया था इंडेक्स नंबर में, तो ये उधर निकालने का था, इधर तो आपको वो ऑलरेडी कैलकुलेट करके देगा, ठीक है ना। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स, वो बता रहा है प्राइस इंडेक्स क्या होता है। देखो, फॉर्मूला जो है, ये जो बन के आया, सो कॉल्ड फॉर्मूला जो बन के आया, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स। नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपने को आता है, वो पता है हमें क्या होती है, कांस्टेंट प्राइस भी हम पढ़ के आए हैं, पढ़ना क्या रह गया बाकी, प्राइस इंडेक्स क्या होता है वो इसने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, मतलब एक ऐसा नंबर होता है दैट मेजर्स द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, जो ये मेजर करता है कि ऑन एन एवरेज चीजें आज के दौर में कितने रुपए की आ रही है, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मेक अप जीडीपी। नहीं समझा क्या क्या बोला, वापस से फिर बताओ, थोड़ा बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। जिन चीजों से मिलकर, बेटा सुनो, जिन चीजों से मिलकर जीडीपी बनती है, जिन चीजों से मिलकर, किन चीजों से, अरे गुड्स एंड सर्विसेज से, वो ऑन एन एवरेज, आज कितने रुपए की आ रही है, ऑन एन एवरेज, पहले के कंपैरिजन में, पहले अगर 100 की आ रही थी और आज अगर 180 है इंडेक्स नंबर, तो इसका मतलब वो 180 की आ रही है, 80% से इन्फ्लेशन बढ़ गई है, ठीक है ना। तो जिन गुड्स एंड सर्विसेज से मिलकर के जीडीपी बनती है, वो ऑन एन एवरेज आज कितने की आ रही है, कितने रुपए की आ रही है, वो होता है प्राइस इंडेक्स। क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इज एन इंडेक्स, ये एक ऐसा नंबर होता है दैट मेजर, जो आपको बताता है द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस, की ऑन एन एवरेज प्राइसेस का लेवल क्या है, कौन से प्राइसेस का, किन चीज के प्राइस का, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस का जिन गुड्स और सर्विसेज से मिलकर के क्या बनती है, जीडीपी बनती है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी नहीं आगे चल सकते हैं। फॉर्मूले में किसी को कोई डाउट, इधर देखो एग्जांपल के तौर पे, देखो क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर इज 150, इसका मतलब क्या है, 150 के जो प्राइस इंडेक्स का, ये कहां गया है, हाँ जी 150, मतलब जो चीज पहले 100 की आ रही थी, तो कितना परसेंट महंगाई बढ़ी, 50% महंगाई बढ़ी। एंड द नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इज 1,50,000, यानी कि आज देश की इनकम कितनी है, 1,50,000, और महंगाई कितने से बढ़ गई, 50% से। तो ये तो दिखावा है, 1.5 लाख तो है ना, ये अपने आप में कितना है, 150% है, तो कंप्लीट 100 कितना होगा, 1 लाख, करके भी देख लो, कैलकुलेट कर लो, और 1 लाख में वापस से 50% ऐड करो तो करंट प्राइस आ जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, आगे आगे इधर देखो, ये वही तो किया है, वो जो 1 लाख आया कैसे आया, 1,50,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100। हाँ बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो प्राइस इंडेक्स है, ये जो करंट प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स है, अगर मैं इसे जीडीपी डिफ्लेटर लिख दूं उसकी जगह, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं समझा रहा हूँ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, नाम में इसका मीनिंग छिपा हुआ है, जीडीपी डिफ्लेटर, जो जीडीपी को डिफ्लेट करे, उसे उसकी औकात पे लेके आए।
ये जो आज की जो जीडीपी आ रखी है, आज की जो नेशनल इनकम आ रखी है, ये औकात से बाहर जा रही है। किसकी वजह से? वेरी गुड, इन्फ्लेशन की वजह से। इसे डिफ्लेट करके इसे इसकी औकात पे लेके आना, तो कुछ तो हमारे पास कोई तो ऐसा टूल होगा जो इसकी औकात दिखाएगा, और वो टूल कौन है? प्राइस इंडेक्स। उसी को मैंने, प्राइस इंडेक्स को क्या बोल दिया मैंने? जीडीपी डिफ्लेटर। पता नहीं बच्चे क्या हवा बना के रखते हो, भाई जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का क्वेश्चन आया था। भाई कुछ नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, उसी को समझो तो उसी से निकल जाएगा। अच्छा, अपने को जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है। क्या निकालना है? जान दो, मैं नहीं दिखा रहा उधर क्या है। देखो ये प्राइस इंडेक्स जो लिखा है मैंने, इसे करंट प्राइस इंडेक्स बोलो, प्राइस इंडेक्स बोलो सिंपली, या जीडीपी डिफ्लेटर बोल दो। क्या बोल दो? जीडीपी डिफ्लेटर। बस जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का बताना, क्या कीजिएगा आप इधर, जीडीपी डिफ्लेटर को तो उधर ले जाओ और उसे नीचे ले आओ, तो क्या बनेगा? करंट प्राइस अपॉन कांस्टेंट प्राइस इनटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर। अगर वो उसने इंडेक्स नंबर नहीं दिया, या मतलब जीडीपी डिफ्लेटर नहीं दिया, तो उसे निकाल सकते हैं हम। फिर वो ये दोनों देगा, एक तो करंट प्राइस पे ही बताएगा और कांस्टेंट प्राइस पे बताएगा। नहीं समझा? देखो इसका अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं। करंट प्राइस पे जो करंट प्राइस पे जो आपकी वो है नेशनल इनकम है, मान लिया वो 17 लाख रुपए है। कितनी है? बात समझ में आ रही है? और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी थी? बोलो ना, कांस्टेंट प्राइस पे 10 लाख थी। कितनी थी? तो उसे ऐसे करेंगे, डिवाइड बाय 10 लाख। अगर इसे तुम देखो, ये बस इसी फ्रैक्शन को देखो, ये क्या बन रहा है कि देख, मैंने आज सुबह मैं आपको रेशियोज पढ़ा रहा था बिजनेस स्टडीज में, थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो कि जो फ्रैक्शन बन रहा है क्या बन रहा है। जो 17 लाख रुपए है ये तो है करंट प्राइस, क्या है? और ये जो 10 लाख है ये है कांस्टेंट प्राइस। मतलब जो चीज 10 लाख रुपए की आ रही थी वो 17 की आ रही है, यानी कि कितने टाइम्स हो गई? आज ये कितने टाइम्स हो गई? 1.7 टाइम्स। 1.7 टाइम्स। और इस टाइम को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना हो बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या कीजिएगा आप बोलो? वो इंटू 100 कर देंगे, तो वो नंबर आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा 170 आएगा। 170 और एक, तुम्हें सारे बच्चों को पता है जीडीपी डिफ्लेटर जैसे 170 आया, तो इसका मतलब क्या है? जो चीज पहले 100 की आ रही थी अब 170 की आ रही है। तो महंगाई कितने परसेंट से बढ़ी? इधर देख लो, 10 लाख की चीज कितने की आ रही है? 17 लाख की आ रही है। तो महंगाई कितने परसेंट से बढ़ गई? 70% से। अरे 10 लाख का 70% निकालो, 7 लाख आता है, उसमें प्लस कर दो 17 लाख। भाई देखो कॉन्सेप्ट तो है ये है। और अगर रटना है तो उधर फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो नोट्स में लिखा हुआ है वो रट लो। वैसे मुझे लगता है रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो, करंट प्राइस को कांस्टेंट प्राइस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय वही 100 कर दिया, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका जीडीपी डिफ्लेटर। ये ऐसा टूल आ जाएगा आपके पास जो करंट प्राइस को उसकी औकात दिखाता है और उसे किस पे लेके आता है? उसे डिफ्लेट करके, उसे नीचे खींच के किस पे लेके आता है? क्या मैं ये भी बोल सकता हूं जीडीपी डिफ्लेटर महंगाई के जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वो महंगाई के इंपैक्ट को क्या करता है? खत्म करता है। हाँ बोलो, तभी तो इसका नाम क्या है? जीडीपी इन्फ्लेटर है कि डिफ्लेटर है? डिफ्लेटर है ना? किसको किसकी औकात दिखाता है बताना? करंट प्राइस को हाँ कांस्टेंट पे लेके आता, तो किसको किसकी औकात दिखाता है? कुछ नहीं है, करंट को उसकी औकात दिखाता है और उसे खींच के किस पे लेके आता है? चल इधर चल, कांस्टेंट प्राइस पे। ऐसा नहीं समझा? देखना क्या लिखा है, वी कैन से दैट। ओ जान दो, अभी छोड़ो, पहले छोड़ो यार, एक एक चीज और सुन लो। साथ में उसने दूसरी टर्म्स में दिया है, ऐसा लग सकता है आपको वो पता नहीं क्या दिया है। अभी हमने ये देखा था कि जो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो कांस्टेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, उसे रियल बोलते हैं। ठीक है ना? सुनो, ये हम निकाल रहे जीडीपी डिफ्लेटर। क्या निकाल रहे? तो सुनो, तो जो जीडीपी हम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे? जो जीडीपी हम निकालेंगे वो करंट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने नेशनल इनकम निकाली है। नेशनल इनकम तो एनएनपी होती है। क्या होती है? ऐसे हम जीडीपी को भी कर सकते हैं। तो जीडीपी हम करंट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं और कांस्टेंट पे भी निकाल सकते हैं। और करंट वाली को क्या बोलते हैं इधर? ये करंट वाली को क्या बोलते हैं? अगर ये जीडीपी है तो इसे करंट वाली को क्या बोलेंगे हम? नॉमिनल जीडीपी।
अच्छा, जो कांस्टेंट प्राइस वाली है उसे क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। तो मैं ये नहीं बोल सकता इसे कि नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर। नमन भैया ये बताओ, उसने ऐसा क्यों नहीं किया? उसे ऐसे क्यों बोल रहा है रियल जीडीपी? वो रियल एनएनपी क्यों नहीं बोल रहा है? अरे बेटा जीडीपी डिफ्लेटर है। क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर है। तो जीडीपी डिफ्लेटर है तो जो बेस में जो आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे वो जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी लेके चलेंगे। अब देख लो, बस ये फाइनल हो गया। यहाँ पे वी कैन से दैट रियल जीडीपी इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100। नमन भैया समझ में नहीं आया। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको एक रीजन देता हूं कि एनएनपी डिफ्लेटर को हम क्यों नहीं यूज करते। एनएनपी डिफ्लेटर को हम क्यों नहीं यूज करते? बच्चों पता क्या होता है यहाँ पे, जब एनएनपी डिफ्लेटर, थोड़ा सोच के देखना, और आप मतलब जब एक बारी उस पॉइंट पे आ जाओगे ना जिस पॉइंट पे मैं आपको लेके आना चाहता हूँ, आप सोचोगे हाँ वाकई में बिल्कुल सही बात है। देखो जो एनएनपी होता है, एनएनपी के अंदर एनएफआईए जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? भाई जो हमारा जो एनडीपी है उसमें हम क्या जोड़ेंगे? लेट्स सपोज एनएफआईए जोड़ेंगे तो एनएनपी आ जाएगा। और अगर हम एनएनपी डिफ्लेटर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे दो कंट्री इन्वॉल्व हो गई। समझ में आ रही है ना? हमारी कंट्री में तो लेट सपोज प्राइसेस कुछ और चल रहे हैं, और उनकी कंट्री में प्राइसेस कुछ और चल रहे हैं। उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट अलग है, हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन का रेट अलग है। तो जो एनएनपी डिफ्लेटर है ना वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा आपको, वो ट्रू पिक्चर नहीं दिखाएगा, वो मिसलीडिंग पिक्चर दिखाएगा। तो दैट्स वाई हम जीडीपी डिफ्लेटर को ही मेजरली यूज करते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक ही कंट्री का, हमारी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है। वो केवल ये बताएगा कि हमारी कंट्री में प्राइस का चेंजेस कितना हुआ है। बात समझ में आ रही है? बस फिर उसमें एनएफआईए का अलग से एडजस्टमेंट कर लेते हो, उसमें फिर हम क्या नहीं करते, उसे डिस्काउंट, ये बेसिकली जो हमने किया ना इसे डिस्काउंटिंग करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आता, आज मुझे पता है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा मैंने क्या बोला कि डिस्काउंटिंग करने क्या बोलते हैं। बस इतना समझा सकता हूँ सारे बच्चों को कि जैसे मैं बोल रहा था ना जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी को अपन लोग क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग, है ना? और ये डिस्काउंटिंग फाइनेंस में बहुत ज्यादा यूज होती है। थोड़ा बहुत इसका हल्का सा टच मैं आपको बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी में सिखाऊंगा। कहाँ गया भाई? ये ऐसी कौन सी बात चल रही है? कैसा काम? ऐसे जाना नहीं चाहिए था ना, बात कर ऐसे बोल के गया था ना कि वो फोन आ रहा है। किसका फोन था, तुम्हें बताया कुछ? गलत बात है, बुलाओ इसे फोन करके कि नमन भैया बुला रहे हैं। हाँ जी, वी कैन से दैट रियल जीडीपी इज इक्वल टू, बच्चों देखो जो इधर रियल जीडीपी लिखी है ये कांस्टेंट प्राइस वाली है, कांस्टेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया? रियल जीडीपी लिख दिया। जो करंट प्राइस पे है उसे मैंने क्या बोल दिया? नॉमिनल जीडीपी। और जो प्राइस इंडेक्स है उसे क्या बोल दिया? अब बेटा नाम ही तो चेंज हुए, बस कॉन्सेप्ट कौन सा चल रहा है बेस में? जीडीपी वाला, ठीक है ना? अच्छा इनटू 100, बाकी अगर जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का तो आपको क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बच्चों नेक्स्ट है टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड जीडीपी एंड वेलफेयर को करने से पहले एक क्वेश्चन दूं क्या आपको? चलो लिखो, मेरे मन से मैं क्वेश्चन बनाता हूं और तुम सॉल्व करके देना। हाँ लिखो, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू 2 लाख। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू 2 लाख and the current price index is, and the current price index is 200, 200, full stop. Find out national income at current price. Find out national income at current price 200। हाँ जी करो कैलकुलेट सारे बच्चे। 1 लाख
चलो देखते हैं बाकी बच्चों को क्या आता है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से लिखना, मैंने क्या बोला था। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू 2 लाख and the current price index is 200, then what will be the value of national income at current price? चार करोड़, 4 करोड़, पक्की बात। मैंने करंट प्राइस पे कितना बोला था? कांस्टेंट प्राइस बोला था कितना? 2 लाख। हाँ जी, चल देखते हैं आपने सही किया कि नहीं किया। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज इक्वल टू नेशनल इनकम एट करंट प्राइस अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कितना था? 2 लाख। ये अपने को निकालना था नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। इसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये कितना है? 200 इंटू 100। ये कितना हो गया? ऐसे 2 हो गया ये, और ये 2 उधर चला जाएगा, तो भाई 4 करोड़ कहाँ बनता है? अच्छा है मैं बह रहा हूँ, 4 लाख ही कहा था हमने तो। बेटा नॉर्मल भी निकल जाता। तुम देखो कांस्टेंट प्राइस पे कितना आ रही है? कांस्टेंट प्राइस पे 2 लाख है। जो चीज पहले 100 रुपए की आ रही थी अब वो 200 की आ रही है। जब कांस्टेंट पे 200 की थी तो अब महंगाई डबल हो गई तो 4 लाख की है। सिंपल, ऐसे भी कर सकते हो। हालांकि तुमने कुछ और मिस्टेक की है, मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया था कुछ और सोच करके कि आप कुछ और मिस्टेक करोगे। मुझे लगा था आप क्या करोगे ना, आप ये जो 2 लाख मैंने दिया है ना नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, आप इसे उधर लिख दोगे ऊपर। मैंने ये सोच के दिया था। जैसे तूने 4 करोड़ बताया ऐसे लिख देता, तो ऐसे लिख देता। वो तो बस पता नहीं क्या हुआ कि तूने 4 करोड़ बोल दिया। ठीक है ना, क्यों लिख देते? अब क्यों का कोई जवाब है? क्यों लिख देते? अब यह सारी मेरे से पूछ के मानेगा। हाँ जी, बच्चे ख्याल रखना, वापस से सुन लो प्लीज। हाँ, जानबूझ के क्वेश्चन दिया है मैंने, हालांकि आपने कुछ और मिस्टेक की है। ख्याल रहे, ख्याल रहे, ख्याल रहे। नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस पे निकालने के लिए किसको डिस्काउंट करते हैं हम? करंट प्राइस पे जो इनकम है उसे डिस्काउंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, ऐसा मत कर देना कि कांस्टेंट प्राइस पे आपको जो दिया है ना उसने, सोचो इसको ही डिस्काउंट करना है। कांस्टेंट प्राइस वाली को उल्टा और डिस्काउंट करके करंट निकाल दो, यहाँ पे तो फुल झोल हो जाएगा फिर। समझ में आ रही है ना बात? तो आई होप आपको इस चीज को मतलब ऐसी ये चीज फ्यूचर में आपको ध्यान रहेगी और ऐसी मिस्टेक आप नहीं करेंगे। ठीक है ना, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊं बच्चों? हाँ जी बच्चों सुनो, ए प्लीज, अंकल इधर देख लो। मेरे पास पूरी 3:15 तक 25 मिनट है। ठीक है ना, 2:50 हो रखी है अभी। 25 मिनट नॉन स्टॉप मैं बोलूंगा बस, आप नहीं बोलेंगे बीच में, ना ही आपको अलाउड है। और ये चाहे तो इसे हमारी रिक्वेस्ट मानो, चाहे तो इसे ऑर्डर मानो। ठीक है ना, बस हम बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। हाँ डाउट होगा वो मैं बाद में लूंगा आपके। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, और लगभग लगभग लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना। इसके बाद एक पिद्दी टॉपिक है ग्रीन जीएनपी, उसमें कुछ नहीं है, वो मैं करा दूंगा। फिलहाल आज का मेरा फोकस है जीडीपी एंड वेलफेयर। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि अगर एक देश की जीडीपी बढ़ रही है
एक देश की जीडीपी बढ़ रही है, यानी कि जीडीपी बढ़ने का मतलब है लोगों की इनकम बढ़ना, कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि लोगों का वेलफेयर भी हो रहा है या हो रहा होगा। सिंपल सी बात है भाई, लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो लोग खुश रहेंगे। लेकिन 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 ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों का वेलफेयर भी हो ही रहा होगा, हो ही रहा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बहुत सारे रीजन है बच्चों, इसके बहुत सारे रीजन है। आपने तो बोल दिया कि देश की अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब लोगों का वेलफेयर हो रहा होगा। लेकिन अगर भारत का मैं एग्जांपल लूं तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, और आज तो आपको बता ही देना पड़ेगा मेरे को, कि जो देश की जीडीपी बनती है, ये जो देश की जीडीपी बन के आती है वो कितनी फैमिली से बन के आती है? गिनती चुनती की 5 और 10 फैमिलीज है जिनसे भारत की जीडीपी बनती है। समझ में आ रही है बात आपको? भारत की 90% जीडीपी, भारत की 90% जीडीपी भारत की 10% फैमिली से आती है, और भारत की 10% जीडीपी भारत के 90% लोगों से आती है। और अगर तुम ऐसा बोलते हो कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होगा ही होगा, तो ऐसा किसी गरीब के सामने पूछो, वो 90% जो लोग है ना, जो जनता, 90% जनता जो 12,000 रुपए महीने के कमा रही है, उसके सामने जाके बोलो ये बात कि भाई अब तो देश की जीडीपी बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो भाई अब तो देश का भला हो रहा है, देश का वेलफेयर हो रहा है। वो आपको 4 गाली देगा ना आपको, तो आपको कल ठिकाने आएगी। भला हो रहा होगा, देश की जीडीपी बढ़ रही होगी, भला हो रहा होगा किसका? अमीरों का। किसका? अमीरों का। हम गरीबों को तो भाई कोई भला नहीं हुआ, हमें तो कुछ नहीं मिला। बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी के बढ़ने का मतलब ये ही है कि लोगों का वेलफेयर हो ही रहा होगा? हो रहा होगा नहीं, हो ही रहा होगा, ऐसा अपन लोग नहीं बोल सकते। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सारे बच्चों को पता है। एक बचपन की यादें आपकी ताजा कर देता हूं जाते जाते, मैक्रो को जैसे मैं रैप अप करते जा रहा हूं, तो आपकी एक बचपन की याद ताजा कर देता हूं। अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते। There is a huge gap between richer section of the society and the poorer section of the society. Economic inequality will increase day by day, हो ही रही है। अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। कोविड में देख लो आप, जो अमीर थे उन्होंने उनकी वेल्थ को 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स किया कोविड के टाइम पे, जब सब लोग पैनिक वाली सिचुएशन में थे। और गरीबों के तो भाई जो इनकम के उनके एक आध सोर्स थे ना, जहां से वो 12,000 रुपए महीना आ रहे थे, वो भी खत्म हो गए। तो तुम मुझे बताओ, अमीर तो और भी ज्यादा अमीर हुए और गरीब कैसे कह सकते? देश की जीडीपी तो बढ़ गई, देश की जीडीपी बढ़ गई, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो कि लोगों का वेलफेयर हुआ है? अरे 90% लोगों से जाके पूछो उनका वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ है, वेलफेयर बस उन 10% फैमिलीज का हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जीडीपी एक मेजर है किसका? वेलफेयर का। बस ठीक है, नॉर्मल बोलते हो कि जीडीपी, अक्सर आमतौर पर कि अगर जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर होता है, लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि जीडीपी बढ़ती है तो सभी लोगों का वेलफेयर होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, सरासर झूठ है। ठीक है ना? बिकॉज उन 90% लोगों किसी के मन से, उनके दिल से जाके पूछो, है ना, उनका भला नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है? एक रीजन। दूसरा रीजन सुनो अभी आप, यहां पे जीडीपी बढ़ी है, ठीक है, हम मानते हैं जीडीपी बढ़ी है, लेकिन पॉपुलेशन उससे भी तेज स्पीड से बढ़ी है। पहले तुम 100 रुपए कमा रहे थे और अब तुमने बोला हम 120 कमा रहे, 20% से जीडीपी ग्रो कर गई, पॉपुलेशन 40% से ग्रो कर गई। तो बाकी तुमने 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाए तो है, लेकिन 40 लोग नए खाने वाले भी तो आए, उन्हें कहां से मिलेगा? फिर वो क्या करेंगे? वो रैग पिकर बनेंगे, हाँ बोलो ना, वो चोरी करेंगे मार्केट में जाके, वो टेररिस्ट बनेंगे। तो कहां वेलफेयर हो रहा है लोगों का? बोलो ना, कहां वेलफेयर हो रहा है? भाई वेलफेयर इसलिए नहीं हो रहा कि जो जीडीपी के बढ़ने की स्पीड है ना, वो पॉपुलेशन के बढ़ने की स्पीड से कम है। तो जो एक्स्ट्रा गैप बनेगा ना पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन तेजी स्पीड से बढ़ रही है, वो लोग क्या करेंगे? फिर
उनका तो खुद का भला हो ही नहीं रहा है और दूसरों का भी भला नहीं होने देंगे। जो 12,000 कमा रहे थे उसके वो भी चोरी कर लेंगे, तो बताओ कहां भला हुआ। समझ में आ रही है बात। जीडीपी बढ़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। किससे बढ़ती है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसकी बात करेंगे हम। जीडीपी बढ़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन से। जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, जब इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, वेरी गुड, उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोग पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। हाँ बोलो ना, हाँ बोलो ना। लेकिन इंडस्ट्रीज के लगने से पॉल्यूशन नहीं होता। आप मुझे बताओ क्या लोगों का वेलफेयर होगा? कमा लो बेटा, ज्यादा पैसे कमा लो, कमा लो, ज्यादा पैसा कमा लो। सारा पैसा किधर दे के आओगे? हॉस्पिटल में। कहां पे दे के आओगे? कहां हुआ रे वेलफेयर? कहां हुआ वेलफेयर? नहीं हुआ वेलफेयर। जीडीपी तो बढ़ा ली, जीडीपी तो बढ़ा ली, लेकिन वेलफेयर नहीं हुआ। हाँ बोलो। बहुत सारी चीजें मार्केट में फ्री मिलती है, ध्यान से सुनना। बहुत सारी चीजें मार्केट में फ्री मिलती है, खासकर जो गवर्नमेंट देती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने फ्री में पब्लिक पार्क खोले हुए हैं। सुबह सुबह जाओ, उनमें जॉगिंग करो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को वेल मेंटेन रखो, अपनी बॉडी को मेंटेन रखो, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो। उनका कोई पैसा नहीं लगता। जब पैसा नहीं लगता तो जीडीपी तो नहीं बढ़ रही। क्या नहीं बढ़ रही? लेकिन वेलफेयर बढ़ रहा है। हाँ बोलो ना। तो वेलफेयर का बेटा जीडीपी से कोई कनेक्शन नहीं है। एक हद तक तुम बोलते हो ना आमतौर पर कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर होता है, तो बस एक हद तक ही सही है, लेकिन ये चीज, ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। एग्जाम में आता तो आप ये लिख के आओगे कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है। उसके हम रीजन देते हैं। मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, वन बाय वन उन्हें हेडिंग में पढ़ाऊंगा। बात समझ में आ रही है? अबे हमारी मम्मी लोग सुबह से लेके शाम तक कितना काम करती है बे, पैसा लेती है हमारे से। वो तो जीडीपी में नहीं आता, उससे जीडीपी तो नहीं बढ़ती, लेकिन वेलफेयर तो। यही काम, यही काम, यही काम जब उधर यूएसए में जाके वो मेड करती है, वो तो जीडीपी में आता है, लेकिन माँ के बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिल पाता। कहां वेलफेयर हो रहा है? आई को दे रखी है, बच्चे सौंप रखे हैं, अपने आप भी जॉब करती है, वो हस्बैंड भी जॉब करता है, बच्चे का क्या? बच्चे का क्या? समझे क्या? उसे कुछ माँ बाप का प्यार मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। कहां पे हो रहे वेलफेयर? तुम देखो, तुम देखो भारत में, देखो भारत में अगर तुम किसी के साथ ट्रेन में जर्नी करो, 3-4-5 घंटे की जर्नी करो, ठीक है ना। शुरू में भारतीय लोग कैसे होते हैं? ए अंकल अपना बैग उधर अपने साइड में रखने का, ये इधर हमारा, हमने तो रिजर्व करा के रखे है। शुरू में तो ऐसा करने का। एक बार तुम वेल सेटल्ड होके बाबूजी बन के बैठ जाओ, तो भाई वो ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा चड्डी बड्डी आ रहा है 2 ही घंटे के अंदर। और बस बाद में जाते जाते हाँ वो फोन नंबर एक्सचेंज होते हैं, हाँ जी बात करना, आना तुम हमारे घर पे आना, कोई लड़की हो तो बताना, कोई लड़का, हमारी लड़की भी हो गई जवान हो गई, कोई हो तो लड़का बताना। इतना हद तक बात हो जाती है, ऐसा जैसे ये बचपन से इसके साथ खेला है। सुनो ना, यहाँ तो लोगों का वेलफेयर हो रहा है, लेकिन फॉरेन में तुम बैठ जाओ, लोगों के बगल में बैठ जाओ, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने कान में ईयरफोन लगा के बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं है तू मर रहा है तू जी रहा है। इधर तुम देखो, इधर मोहल्ले में कुछ हो जाए, एक मोहल्ला तो छोड़ो, 5 मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 5 मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं पूछने, हाँ भाई क्या हो गया, क्या हो गया। वो बात अलग है, बीच में नहीं आते, बजरा तो बजन दे, ठीक है ना, लेकिन आ तो जाते हैं, देख तो दे, तमाशा तो देखते हैं। वहां पे कुछ भी होता रहे, वहां पे नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे, वो कोई पूछ ही नहीं रहा है। लोग कितने डिप्रेशन में है, भारत के लोग नहीं है डिप्रेशन में। तो जीडीपी का और वेलफेयर से ऐसा कोई डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? बहुत सारे पॉइंट है, चलो देखते हैं वन बाय वन करके। हाँ जी, जीडीपी इज ऑफन कंसिडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। आमतौर पर जीडीपी को क्या माना जाता है? किसका इंडेक्स माना जाता है? वेलफेयर का। कि जीडीपी अगर बढ़ रही होगी तो वेलफेयर भी हो ही रहा होगा। वेलफेयर मीन्स द सेंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग। वेलफेयर का मतलब क्या होता है? सेंस ऑफ मेटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल, कि लोगों के लिए, लोगों को जो चाहिए है ना, वो ने उनके साथ वो ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें ठीक है, हमें पैसा चाहिए, लेकिन किस कॉस्ट पे पैसा मिल रहा है हमें, ये तो देखो तुम, है ना। हाँ बोलो ना। जिस चीज को हमें बसाना है उसी चीज से हमें दूर जाना है। हमें घर को बसाने के लिए घर से दूर जाना है, पैसा तो कमा रहे दोस्त,
लेकिन मजा नहीं है, वेलफेयर नहीं है। वेलफेयर हो ही कहाँ रहा है, अपनी फैमिली के साथ नहीं है, ठीक है। उधर माँ बाप, पहली बात तो 2 बच्चे, बहन की हो गई शादी, भाई चला गया कहीं जॉब करने, उधर माँ बाप उधर अकेले पड़े हैं, ठीक है ना। उधर से फोन कर रहा है भाई पड़ोसी को पैसे भिजवा दूंगा, तू ही डॉक्टर के दिखाना। समझ में आ रही है बात? कहाँ वेलफेयर हो रहा है? ना ही तो पेरेंट्स का वेलफेयर हो रहा है और ना ही किसका वेलफेयर हो रहा है। मतलब धीरे धीरे हमारा भारत भी वो जो वेस्टर्न कल्चर है ना, उसी की ओर जा रहा है, उसी की ओर जा रहा है। वो हमारे, हम उनका जो कूड़ा है ना, कूड़ा, हम वो सीख रहे हैं और उन्होंने हमें पहले लूटा है, हमारे को, हमारी वेल्थ उन्होंने लूटी है, ठीक है। उन्होंने हमारे टेक्स्ट, हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है वो सब लूटे हैं, है ना। माल हमारा लेबल अपना लगा के बेच रहे हैं, ये तो उनकी फिरंगियों की पुरानी आदत रही है पहले से ही, ठीक है ना। खैर, तो वेलफेयर का मतलब होता है कि हमारी भलाई हो रही है या नहीं हो रही है ना। मेटेरियल वेलबींग अमंग द पीपल, इट डिपेंड्स ऑन ग्रेटर पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सुनो ना, सुनो ना, वेलफेयर का मतलब होता है, भाई साहब आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को। वेलफेयर का मतलब होता है कि पर हेड एक हिस्से के, एक इंसान के हिस्से में कितने रिसोर्सेज आ रहे हैं। भाई बराबर से उसको रिसोर्सेज मिलेंगे तो ही तो अवेलेबल उसका वेलफेयर होगा ना। अगर उसके बराबर उसके उसके हिस्से में जो चीज आनी चाहिए थी, जितनी आनी चाहिए थी, वो आई नहीं, तुमने सारा माल लुटाया, सारा पानी खिलाया, ऐसे इधर बहाया सारा पानी, भाई भैंस नहलानी है ना, ये ले समरसेबल चला के, ठीक है ना। भाई आने वाली जनरेशन तुम्हारी तुम्हें क्या मारेगी, गाली मारेगी तुम्हें, ठीक है ना। अपने आप तुम्हारे इंस्टाग्राम पे फोटो देखेगी ना तुम्हारी आने वाली जनरेशन, बोले यही था कमीन बाप हमारा। देख कितने गुर छल्ले उड़ाए इसने। नहीं नहीं, देखो तुम्हारे पापा लोगों ने क्या किया है ना। सुनो ना, तुम्हारे पापा लोगों ने कुछ क्या जो भी किया है, अपने अपने टाइम में जो भी किया है, उसका तुम्हारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिकॉज उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं थी, समझा क्या। लेकिन इस बार, लेकिन आज फर्क ये है, आज तुम्हारी एक भी एक्टिविटी होती है, या तो वो तुम स्टोरी सेव करके रखते हो सारी, वो उधर लाइन से लगा के रखते हो, या तुम्हारे वो, चलो स्नैप पे छोड़ो, वो तो उससे कोई मतलब नहीं है, स्नैप स्नैप पे घर फालतू की बात है। अब इधर या तुम्हारी वो उसमें उधर तुम्हारे वो अकाउंट में मिलेगी सारी चीजें, किसके साथ घूमा, कहाँ गया, क्या कौन कौन से रिसोर्सेज उड़ाए, हाँ जी, कौन कौन से रिसोर्सेज उड़ाए, इस चीज का रिकॉर्ड याद सब रखा जाएगा, भूला नहीं जाएगा। यस और नो? आप बताओ, जब तुम रिसोर्सेज छोड़ के नहीं जाओगे उनके लिए, है ना, तो उनका वेलफेयर कैसे होगा। हिस्से में तुम्हारे गाली आएगी, ठीक है ना। लेकिन क्या करे बेचारे, वो तो कर नहीं सकते। देख 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 कैसे नहा रहा है, कितना देख, होली पे देख कितना पानी खिलाया इसने, कितना ज्यादा, है ना। ठीक है ना। हम मना नहीं कर रहे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, सेलिब्रेशन के तो हिसाब से किया होता, कम से कम हमारा तो ख्याल किया होता, समझा ना। तो कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है, वेलफेयर डिपेंड करता है कि पर हेड एक इंसान के हिस्से में कितने गुड्स और सर्विसेज आ रहे हैं, और अगर वो उनसे वंचित रह जाएगा तो उसका वेलफेयर नहीं होगा। सो हायर जीडीपी जनरली, सुनो ना, हायर जीडीपी जनरली 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 आमतौर पर तो जीडीपी को क्या माना जाता है, इंडेक्स माना जाता है, किसका, वेलफेयर का, आमतौर पर बस। हाउएवर 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 दिस जनरलाइजेशन, ये जो तुमने जनरलाइजेशन ड्रॉ किया है, कंक्लूड किया है, मे नॉट बी करेक्ट, ये करेक्ट नहीं है, ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि ये तो देखो जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी वो बढ़ी भी लग किसके हाथ रही है, अमीरों के हाथ। गरीब को बोल के देखना एक बार, तेरा वेलफेयर हुआ है, कान के नीचे चमाट लगाएगा, पता पड़ जाएगा कि हाँ वेलफेयर, जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। देखो हाँ, फिर उसे भी समझ आए जीडीपी। इट इज पॉसिबल दैट, ऐसा हो सकता है विद द राइज इन जीडीपी, किसके बढ़ने से, जीडीपी के बढ़ने से, इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में आल्सो इंक्रीज, इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, अमीर और भी अमीर हो रहा होगा और गरीब और भी गरीब हो रहा होगा, दैट इज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीजेस।
जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट चेंजेस इन इनइक्वालिटी। जीडीपी तो बस ये बोलती है कि हाँ जीडीपी बढ़ रही है तो बढ़ रही है, उससे वो ये कोई ना बताती है कि वो बढ़ के किसके पास जा रही है। वो जो इनइक्वालिटी हो रही है वो उसे कोई ना कंसिडर करती है, ठीक है ना। इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सो द वेलफेयर ऑफ द पीपल मे नॉट राइज एज मच एज द राइज इन जीडीपी। तो जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ती है तो जरूरी नहीं है उसी हिसाब से उसी प्रपोर्शन में लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा। समझ में आ रही ना बात। भाई देश पहले 100 रुपए कमा रहा था, अभी 150 कमाने लगा। 50 बढ़े है, 50 से हम ज्यादा कमाने लगे, लेकिन ये 50 तुमने कमाए मैंने नहीं कमाए हैं, तो मेरा वेलफेयर कैसे हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात, वो चीज की बात कर रहा है। नेक्स्ट है बच्चों चेंज इन प्राइस, क्या है ये, बहुत आसान है। अरे देखो कितना गंदा मतलब क्या है यहाँ पे, एक टाइप से ऐसा बोलना कितना गंदा होगा कि जीडीपी के बढ़ने से वेलफेयर हो रहा है। कहाँ बे, कटा है लोगों का। जीडीपी बढ़ गई, जीडीपी केवल क्वांटिटी की वजह से बढ़ती है, प्राइस की वजह से भी बढ़ती है। और वो जो जीडीपी जो बढ़ के आई ना, अगर वो करंट प्राइस वाली होगी, कौन से वाली होगी, और करंट प्राइस में इन्फ्लेशन का ज्यादा इंपैक्ट होगा, तो बताओ बे कहाँ पे हुआ बे, वेलफेयर नहीं हुआ, उल्टा और लोगों को कटा है ना। कहने को तो जीडीपी बढ़ी है, उल्टा उनकी जेब पे और पॉकेट पे मार ज्यादा पड़ी है। कहाँ हुआ वेलफेयर, नहीं हुआ। इनफैक्ट जो सस्ती चीजें थी उन्हें और महंगे में खरीदनी पड़ रही, तो कहाँ हुआ वेलफेयर, नहीं हुआ। इफ द इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू अ राइज इन प्राइस, अगर जीडीपी बढ़ी है किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से, एंड नॉट ड्यू टू एन इंक्रीज इन फिजिकल आउटपुट, ना कि किसके बढ़ने की वजह से, आउटपुट के बढ़ने की वजह से, देन इट विल नॉट बी अ रिलायबल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो आप इसको इकोनॉमिक वेलफेयर का एक रिलायबल इंडेक्स नहीं मान सकते, नहीं कह सकते इसको वेलफेयर का इंडेक्स, ठीक है ना। आगे नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, ये मम्मी वाला एग्जांपल है। कौन से वाला एग्जांपल है, हमारी मम्मी तो फ्री में हमें इतनी सारी सर्विस देती है, सुबह से लेकर शाम तक हमारे 70 काम करती है, हमारी फैमिली को मैनेज करती है, वो तो जीडीपी में नहीं आता, वो तो जीडीपी में नहीं आता। समझ में आ रही है बात। तो लेकिन वेलफेयर हो रहा है हमारा, जीडीपी तो बढ़ नहीं रही है लेकिन वेलफेयर हो रहा है। लेकिन जब यही काम उधर यूएसए में उनकी मेड करती है, उसे वो जीडीपी में काउंट कर लेते, लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा होता। हाँ बोलो ना बेटा, कायदे की बात बताऊं आपको, अगर तुमने भारत की जितनी भी महिलाएं हैं, जो ये नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते नहीं, जो हमारी मम्मी लोग हमारे घर पे हमारे को हमारी फैमिली को मैनेज करने के लिए सारी सर्विस देती है, एक बार इसे जीडीपी में काउंट करके देखो, छप्पर फाड़ के जीडीपी बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। वो कोई मैच नहीं कर पाएगा उधर, यूएसए यूएसए कुछ नहीं मैच कर पाएंगे, वो सब ओ ई करेंगे वो नीचे नीचे, समझा क्या। हमारी जीडीपी इतनी ऊपर जाएगी, तो तुम देखो ना, अरे कोई मोल, लेकिन पता क्या है, हम नहीं बोल सकते ना इधर, हम नहीं बोल सकते मम्मी तुमने कितने रुपए का खाना बनाया, कान के नीचे मारेगी ना खिंचा के, हाँ खाना भी नहीं। अच्छा, अब तू हमारे इस काम को पैसों में तोलेगा, अब तू इतना बड़ा हो गया, अब जवान लड़ाएगा हमारे से, नहीं कर सकते हम वो चीज, ठीक है ना। इतनी वो उसकी वैल्यू ही नहीं है कोई, जो वो सर्विसेज देती है, जो हमारे लिए 70 काम करती है सुबह लेके शाम तक, ठीक है ना। लेकिन अगर उसे गवर्नमेंट मेजर करे मार्केट टर्म्स में, तो जीडीपी बहुत ऊपर जाएगी, समझा क्या। उसे तो लेते ही नहीं है हम यहाँ पे। इतनी महिलाएं भारत की हाउसवाइफ बन के काम करती है, हाउसवाइफ भी नहीं बोलना चाहिए, क्वीन ऑफ हाउस बोलना चाहिए इनफैक्ट, ठीक है ना। मैनी एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनेटरी टर्म्स, कह रहे हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती है इकोनॉमी में जिसको मॉनेटरी टर्म्स में क्या नहीं करते हम, मेजर नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इधर मम्मी काम भी कर रही है, फॉर एग्जाम्पल नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन लाइक सर्विसेज ऑफ द क्वीन ऑफ द हाउस, जो मम्मी हमें हमारे लिए सर्विस देती है, ठीक है ना, किचन गार्डनिंग एक्सेट्रा आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, वो जीडीपी में नहीं आता ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, क्योंकि ना तो उसका डेटा अवेलेबल है और ना ही हम मम्मी से पूछ सकती है, तो कान के नीचे चाटा लगेगा। हाउएवर सच एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक वेलफेयर, लेकिन इनसे हमारा क्या होता है, वेलफेयर होता है। तो जीडीपी को कैसे कहते हैं हम, वेलफेयर का इंडेक्स। यहाँ तो बिना जीडीपी के भी क्या हो रहा है हमारा, असल में तो बिना जीडीपी के वेलफेयर होता है। भाई एक बात बताओ, जहाँ पे देखो जहाँ पैसा है वहां वेलफेयर होगा ही नहीं, वहां तो पैसा पैसा ही मोटिव होगा, क्या होगा। और जहाँ निस्वार्थ भाव से, है ना, वन साइडेड, जहाँ पे आपको सर्व किया जा रहा है, ठीक है ना, तो वहीं पे तो क्या होगा, वेलफेयर तो वहीं पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, एक्सटर्नैलिटीज, क्या है एक्सटर्नैलिटीज। देखो ये एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया किसका, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल दिया मैंने। ये एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की होती है, एक तो होती है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मतलब जो चीज फ्री में आ रही है, जो चीज फ्री में आ रही है,
उससे हमारा वेलफेयर हो रहा है, जो पार्क वाला एग्जांपल था। और जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है वो कौन से वाला, पॉल्यूशन वाला, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चीज है। एक्सटर्नैलिटी क्या है, ये वो बेनिफिट्स और हार्म्स होते हैं किसी एक्टिविटी से होने वाले, कोज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल, जो किसकी वजह से होते हैं, बोलो, किसी एक फर्म की वजह से या किसी इंडिविजुअल की वजह से, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज, जिसके लिए ना तो उसे कोई पे करना है और ना ही उसके ऊपर कोई क्या लगाया जाता, अच्छा, पेनल्टी। लेकिन आजकल जो ऐसा आ रहा है, देखो जैसे फर्म्स क्या करती है, इतना पोल्यूशन करती है, लेकिन आजकल एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट जो सबसे लास्ट वाला ना, ग्रीन जीएनपी, वो वही है। ग्रीन जीएनपी क्या बोलता है, तुमने 1 लाख रुपए कमाए, क्या कमाए, 1 लाख रुपए कमाए, जीएनपी तुम्हारी कितने की है, 1 लाख रुपए की तुम्हारी जीएनपी है, लेकिन तुमने 1 लाख कमाने के लिए ना, तुमने 30,000 रुपए का एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाया है, 30,000 रुपए का तुमने तुमने पेड़ काटे हैं, पोल्यूशन किया है, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि तुम वो 30,000 रुपए हमें दो, या 30,000 रुपए को उन्हें साइड करो। तुम्हारी जो ग्रीन जीएनपी, ग्रीन मतलब जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जिसके ऊपर कोई क्या नहीं है, दाग नहीं है, वैसी जीएनपी कितना है, 70,000 है, कितना है, 70,000। वो 30,000 तो तुमने क्या किया है, वो 1 लाख को कमाने के लिए तुमने नुकसान किया है, तो वो हम उसे क्या करेंगे, वापस से पेड़ वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना, पार्क्स वगैरह मेंटेन करेंगे, कि जो तुमने रायता फैलाया उसे समेटेंगे। आजकल इस तरह का कॉन्सेप्ट चल रहा है फिलहाल के टाइम पे, मतलब आने वाले टाइम का कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है, ज्यादा नहीं है। तो कह रहे हैं कि एक्सटर्नैलिटी वो बेनिफिट्स होते हैं या ये वो हार्म्स होते हैं जो किसी एक एक्टिविटी से होते हैं। किसकी एक्टिविटी से, कोई एक फर्म जो एक्टिविटी करती है, कोई इंडिविजुअल करता है, उससे जनरेट होने वाले बेनिफिट और हार्म को एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, है ना, जिसके लिए उन्हें कोई, हम उनके ऊपर क्या भी लगाते हैं, पेनल्टी वगैरह भी नहीं लगाते हैं। एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर्स, जो एक्टिविटीज दूसरों को फायदा पहुंचाती है, आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। एंड एक्टिविटीज व्हिच रिजल्ट इन हार्म टू अदर आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है उन्हें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, किसका, पॉजिटिव का। यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स बाय द पीपल, लोग क्या करते हैं, पार्क्स वगैरह का यूज कर रहे हैं फॉर प्लेजर, किसके लिए, है ना, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खुशी के लिए। फॉर विच नो पेमेंट्स आर मेड बाय द पब्लिक, ठीक है ना, पब्लिक से कोई क्या नहीं ली जाती, उसके लिए पेमेंट नहीं ली जाती। इट इंक्रीजेस वेलफेयर, इससे क्या बढ़ता है बच्चों, वेलफेयर थ्रू अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। तो जीडीपी तो बढ़ नहीं रही, लेकिन वेलफेयर हो रहा है। लेकिन नीचे में देखना किसका, जो नेगेटिव है एक्सटर्नैलिटी, उसका एग्जांपल और इंपैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल प्लांट, जो इंडस्ट्रियल प्लांट है उनसे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। सच पोल्यूशन रिड्यूसेस वेलफेयर, उस पोल्यूशन से क्या हो रहा है बच्चों, वेलफेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, वेलफेयर कम हो रहा है। अरे लोग क्या कर रहे हैं, पैसा ज्यादा कमा तो रहे हैं, अंदर कंज्यूम भी तो कर रहे हैं पोल्यूशन को, थ्रू अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, उससे क्या हो रहा है, उनकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सच एक्सटर्नल इफेक्ट, इस तरह के जो एक्सटर्नल इफेक्ट है, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन, ये तो मार्केट ट्रांजेक्शन में आ ही नहीं रहे, मतलब मार्केट का पार्ट बन ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है बच्चों, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया कि जीडीपी 20% से बढ़ रही है, पॉपुलेशन 30% से बढ़ रही है, मान लिया, तो दिक्कत वाली बात है। तो वैसा जीडीपी डज नॉट कंसीडर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जीडीपी किसको काउंट नहीं करती है, इन, जी हाँ, जो चेंज हो रहा है पॉपुलेशन में उसको काउंट नहीं करती, बिकॉज वो तो डेमोग्राफिक है, वो तो डेमोग्राफिक है, जीडीपी तो मॉनेटरी है। तो वैसा, इफ द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज हायर, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेट है वो ज्यादा होगा, किसके रेट से, जीडीपी के ग्रोथ रेट से, ठीक है ना, देन इट विल डिक्रीज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यार एक बात बताओ, हमारे घर पे 4 मेहमान आने वाले थे, ठीक है ना, और हमारे पास 4 ही रोटी थी, तो एक एक के हिस्से में कितनी आ जाती, एक एक आ जाती। अब 4 के बजाय आ गए हमारे घर पे 8 मेहमान अनएक्सपेक्टेड, तो अब आधी आधी आएगी, तो भाई पर हेड अवेलेबिलिटी तो क्या होएगी, कम होएगी। तो वही वाली बात है, विच विल एडवर्सली अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर, इससे ना तो इसकी पूर्ति होगी ना उसकी पूर्ति होगी। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक वेलफेयर है वो क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों जॉबलेस ग्रोथ, इसको मैं कल कराऊंगा, इसके बारे में मेरे को थोड़ा और आपको समझाना है, हालांकि ये कहाँ पे भी पढ़ेंगे अपन लोग, आईईडी में भी पढ़ेंगे जॉबलेस ग्रोथ।
यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। और कल ये इसमें कॉन्सेप्ट तो बच्चों पूरे रैप कर देंगे हम, और कल ही क्या करेंगे, कल ही की क्लास में, सुबह वाली क्लास में इसके न्यूमेरिकल भी चालू करेंगे। और अब 2 3 4 जितने भी दिन तक हम करने वाले हैं वो प्रॉपर न्यूमेरिकल ही करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कोऑपरेट करने के लिए।